पॉलिटी करंट अफेयर्स, अपना फोर्थ लेक्चर, पहला मुद्दा, इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट आपको पता है एक बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी की तरह हमारे देश में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़, हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, पेमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। उसी के चलते इंटरनेट जो है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक काफी इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन के उभरा है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि प्रशासनिक जो पूरी स्थिति होती है वो बिगड़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, पब्लिक सर्विसेज बिगड़ जाती हैं, देश में कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आ जाती है, सिक्योरिटी की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए पहले के जमाने में क्या होता था, अगर हम अंग्रेजों के जमाने की बात करते हैं तो वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब के ऊपर बैन लगा देते थे कि अभी एक हफ्ते तक कोई अखबार नहीं छापा जाएगा, एक हफ्ते तक कोई मैगजीन नहीं छापी जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर संभालने का जो तरीका है वो भी एक तरीके से बदल रहा है। पहले के टाइम की जो सरकारें थी वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर रोक लगाया करती थी, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ साथ जो डिजिटल मीडिया है पूरा, उसके ऊपर भी रोक लगाई जाती है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि इंटरनेट शटडाउन और इंटरनेट बैन जो है वो सरकार का एक टूल निकल के आया है देश में सिक्योरिटी स्थिति को बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, जम्मू कश्मीर में 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया था उस समय पे 552 डेज के लिए जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा था। सिमिलरली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट के टाइम पे, फार्म प्रोटेस्ट के टाइम पे, कोविड के टाइम पे और अभी एज रिसेंट एज मणिपुर प्रोटेस्ट के टाइम पे सरकार ने अलग अलग जगहों पे इंटरनेट बैन करके जो पूरी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको संभालने की कोशिश करी है। तो इस पर्टिकुलर थ्रेड में, इस पर्टिकुलर पूरे चेन में हम ये समझेंगे कि इंटरनेट शटडाउन लगाया क्यों जाता है, कौन से कानूनी प्रावधान है, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, आज के कानूनों में क्या कमियां हैं और प्रीवाई क्यूज में, एसए में और मेंस में यूपीएससी ने इससे जुड़े क्या सवाल करें हैं। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार इंटरनेट शटडाउन लगाती ही क्यों है। अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार के हाथ से बाहर जाने लगती है तो वो पब्लिक ऑर्डर को संभालने के लिए इंटरनेट शटडाउन लगाते हैं, या फिर कई बार अफवाहों का एक दौर शुरू हो जाता है कि सरकार जो है 2000 के नोट में चिप लगा के देगी इस बार, या फिर सरकार जो है वो ये पर्टिकुलर चीज बैन करने वाली है। इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने लगती है। तो क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर को संभाले रखने के लिए, पब्लिक में पैनिक को प्रिवेंट करने के लिए कई बार सरकार जो है मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना को रोकने के लिए इंटरनेट बैन लगा देती है। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी स्थिति काफी खराब हो सकती है देश की, तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने के लिए इंटरनेट के ऊपर शटडाउन लगाया जाता है। आपको पता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। सरकार अगर चाहे तो उसके ऊपर रोक लगा सकती है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स और दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर हमारे फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर हमारे को दिया हुआ है। तो ऐसे में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सरकार जो है इंटरनेट के ऊपर कई बार शटडाउन लगा देती है। पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिलता है कि इंटरनेट शटडाउन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब पहले सरकार इंटरनेट शटडाउन कम करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में हमारा एक क्वेश्चन निकलता है कि क्या इंटरनेट शटडाउन फ्रीक्वेंटली जो किया जाता है क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे सही है या गलत है। इसका एक एनालिसिस आपको एसए में या मेंस जीएस पेपर 2 में देखने को मिल सकता है। ऑल्सो जब हम बोलते हैं इंटरनेट शटडाउन, तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब होता है कि आपका जो मोबाइल इंटरनेट है 2G 3G 4G 5G और साथ में जो आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो या कॉपर वायर नेटवर्क हो, उनके ऊपर भी रोक लगा दी जाती है। मतलब कि इंटरनेट शटडाउन का मतलब है कंप्लीट इंटरनेट शटडाउन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे देश में अगर आज की तारीख में सरकार को इंटरनेट शटडाउन करना है, इंटरनेट के ऊपर रोक लगानी है, तो उसके लिए कौन कौन से अधिनियम या कौन कौन से कानून है। सबसे पहले हमारे यहाँ एक कानून है जिसको कहते हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। आज की तारीख में हमारे यहाँ जितना भी इंटरनेट सस्पेंड किया जाता है, इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, वो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंडर किया जाता है। सरकार ने साल 2017 में इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सेट ऑफ रूल्स पास करा था जिनको हम बोलते हैं टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। ये जो 2017 के टेम्परेरी इंटरनेट सस्पेंशन के रूल्स हैं, सरकार ने इनको टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर बनाया है। ये रूल्स ये बोलते हैं कि भारत सरकार जब भी या राज्य की सरकार जब भी इंटरनेट सस्पेंड करेगी, इंटरनेट शटडाउन करेगी, तो वो हमेशा टेम्परेरी इन नेचर होना चाहिए। मतलब कि
अनिश्चित काल के लिए, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए आप इंटरनेट के ऊपर बैन नहीं लगा सकते। सवाल उठता है कि जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, इसमें इंटरनेट के ऊपर बैन अगर हमारे को लगाना है तो कौन कौन से ग्राउंड्स दिए हुए हैं, कौन कौन से हमारे को आधार दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम इंटरनेट सस्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहला है पब्लिक इमरजेंसी, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने से रोकना, नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में कोई इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस रोकना। कि सपोज इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलूं कि चलो आओ हम सब मिलके पर्टिकुलर गलत काम करते हैं, मतलब कि मैं आपको कुछ गलत काम करने के लिए अपने वीडियो में उकसा रहा हूं, उसे बोलते हैं इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। उसको रोकने के लिए भी ये जो है इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड किया जा सकता है। या फिर फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, दूसरे देशों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको खराब होने से रोकने के लिए इंटरनेट सस्पेंड किया जा सकता है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ इंटरनेट के माध्यम से आप अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रियलाइज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार आपकी जो इंटरनेट का अधिकार है उसके ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाती है इन 2017 के रूल्स का इस्तेमाल करके। राइट, मतलब कि इधर से अपने को यह तो प्रूव होता ही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन सरकार अलग अलग ग्राउंड्स पे आपके राइट टू इंटरनेट के ऊपर एक प्रतिबंध लगा सकती है। सवाल उठता है कि ये जो 2017 के हमने रूल्स बनाए टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर, यहां पे इंटरनेट के ऊपर रोक कौन लगा सकता है? अगर केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट अगर इंटरनेट के ऊपर बैन लगाना चाहती है तो वो लगाएगी यूनियन होम सेक्रेटरी के माध्यम से। और यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल लेवल पे इंटरनेट बैन लगाना चाहती है तो वो लगाएगी स्टेट होम सेक्रेटरी के माध्यम से। तो मतलब कि इन पर्टिकुलर रूल्स के अंदर होम सेक्रेटरी, या तो यूनियन लेवल के होम सेक्रेटरी या स्टेट लेवल के होम सेक्रेटरी, उनको ये पावर दी गई है इंटरनेट सस्पेंड करने की। यदि अगर होम सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है और हमारे को बहुत अर्जेंसी में इंटरनेट सस्पेंड करना, इंटरनेट के ऊपर प्रतिबंध लगाना है, तो ऐसे में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी जो होते हैं होम मंत्रालय में, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के या उनसे ऊपर दर्जे के जो अधिकारी होते हैं वो भी इंटरनेट सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर के अधिकारी इंटरनेट सस्पेंड करते हैं तो ऐसा कोई भी ऑर्डर 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को होम सेक्रेटरी से पास करवाना होगा। मतलब कि रियल अथॉरिटी जो है इन रूल्स के अंदर इंटरनेट सस्पेंड करने की, वो होम सेक्रेटरी के पास ही है, चाहे वो यूनियन होम सेक्रेटरी हो नेशनल लेवल पे या स्टेट होम सेक्रेटरी हो स्टेट लेवल पे। जॉइंट सेक्रेटरी या उसके ऊपर के अधिकारी इंटरनेट तो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको 24 घंटे के अंदर अंदर होम सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए होगा। ऑल्सो ये जो 2017 के रूल्स हैं ये भी बोलते हैं कि जब भी आप इंटरनेट सस्पेंड करते हो या इंटरनेट सस्पेंड करने का कोई ऑर्डर निकालते हो तो उस ऑर्डर के अंदर आपको इंटरनेट सस्पेंशन के ग्राउंड्स मेंशन करना, मतलब उसके आधार मेंशन करना, उसकी वजह मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप क्यों इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हो। कि पब्लिक इमरजेंसी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन हो गई, या इनमें से कोई दूसरा ग्राउंड हो गया। आपको ऑर्डर के अंदर इनमें से कोई आधार मेंशन करना बहुत जरूरी है कि अगर आप इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। ऐसे में जब यूनियन होम सेक्रेटरी या फिर स्टेट होम सेक्रेटरी इंटरनेट को बैन करने का कोई ऑर्डर निकालते हैं, उसके बाद ये ऑर्डर जाता है एक रिव्यू बोर्ड के पास। ये जो रिव्यू बोर्ड होता है इसके पास ये ऑर्डर विद इन 1 डे चला जाना चाहिए। मतलब कि सपोज करिए अगर आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई को यूनियन होम सेक्रेटरी या स्टेट होम सेक्रेटरी ने इंटरनेट सस्पेंड करने का ऑर्डर पास करा है, तो 11 जुलाई तक, विद इन 1 डे, 11 जुलाई तक, एक दिन के अंदर अंदर इंटरनेट सस्पेंड करने का ऑर्डर जो है वो रिव्यू बोर्ड के पास चला जाना चाहिए। रिव्यू बोर्ड के पास 5 दिन होते हैं इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए कि जो पर्टिकुलर इंटरनेट सस्पेंड किया गया ये सही किया गया या पावर का मिसयूज किया गया। इन सारी चीजों को देखने के लिए एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए विद इन एग्जीक्यूटिव वाले पिलर के अंदर ही सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने के लिए ये रिव्यू बोर्ड का संगठन किया जाता है, जिनके पास एक दिन के अंदर ऑर्डर चला जाना चाहिए और उनके पास ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए सिर्फ 5 दिन होते हैं। ये जो रिव्यू कमेटी होती है ये सेंट्रल लेवल पे अलग तरीके से बनती है और स्टेट लेवल पे अलग तरीके से बनती है। सेंट्रल लेवल पे जो रिव्यू कमेटी बनाई जाती है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट होते हैं और टेलीकॉम सेक्रेटरी होते हैं। ये 3 लोग होते हैं रिव्यू कमेटी में जिनके पास 5 दिन होते हैं ऐसे इंटरनेट सस्पेंशन के ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए। स्टेट लेवल पे इस पर्टिकुलर कमेटी का संगठन अलग तरीके से होता है। स्टेट लेवल पे यहां पे चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ लॉ होते हैं और साथ में कोई दूसरे सेक्रेटरी होते हैं अपार्ट फ्रॉम होम सेक्रेटरी। मतलब होम सेक्रेटरी ने तो ऑर्डर पास करा ही है, हमारे को रिव्यू बोर्ड क्यों चाहिए? ये टेस्ट करने के लिए कि होम सेक्रेटरी ने सही निर्णय लिया है नहीं लिया। अच्छा, अब यहां पे सेंट्रल लेवल पे जो हम सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, यहां पे नेशनल लेवल पे टेलीकॉम सेक्रेटरी होते हैं।
लेकिन स्टेट लेवल पे टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि लॉ सेक्रेटरी तो आ जाएंगे सेंटर की तरह ही, चीफ सेक्रेटरी वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हो गए, इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तीसरे सेक्रेटरी कौन होंगे? एनी सेक्रेटरी अदर देन होम सेक्रेटरी, उनको यहां पे हम इंक्लूड कर सकते हैं ये रिव्यू करने के लिए 5 दिन के अंदर अंदर कि जो इंटरनेट बैन का ऑर्डर निकाला है ये सही निकाला है, गलत निकाला है। अब यहां पे आपको दो बातें समझनी है कि जब भी ये होम सेक्रेटरी चाहे नेशनल लेवल पे चाहे स्टेट लेवल पे इंटरनेट को बैन करने का, इंटरनेट को सस्पेंड करने का कोई भी ऑर्डर निकालते हैं, ये रूल्स ये बोलते हैं 2017 के कि ये कंपलसरी नहीं है कि ये ऑर्डर को गैजेट में जारी किया जाए, गैजेट में पब्लिश किया जाए। गैजेट का मतलब होता है कि ऐसी ओपन बुक जहां पे सरकार के हर निर्णय दिखते हैं। मतलब कि 2017 के जो रूल्स बनाएगा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर, ये बोलते हैं कि यदि होम सेक्रेटरी यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे इंटरनेट सस्पेंड करने का कोई भी ऑर्डर निकालते हैं, उस चीज को आपको गैजेट में पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेट सस्पेंड करने का ऑर्डर निकाल दिया सरकार ने, क्योंकि उसे गैजेट में पब्लिश नहीं करा तो चुपचाप इंटरनेट सस्पेंड करा दिया गया, और जनता को ऐसा लग रहा है कि उनके घर में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, या आज कोई सिग्नल का इशू चल रहा है, या उनका ब्रॉडबैंड खराब हो गया है, क्योंकि जनता को बताया ही नहीं जाता कि आपका इंटरनेट हमने सस्पेंड कर दिया ड्यू टू वन ऑफ द रीजंस। ऐसे में एक प्रॉब्लम इस कानून में यह आती है कि जनता को नहीं पता कि उनका इंटरनेट सस्पेंड हो चुका है। दूसरी बात, यहां पे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि भारती एयरटेल और अपना जियो, इनके लिए भी ये कंपलसरी नहीं है कि ये जनता को सूचित करें कि आपका इंटरनेट जो है थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड रहेगा, थोड़े घंटों के लिए सस्पेंड रहेगा। इनके लिए भी ये मैंडेटरी नहीं है, इनकी मर्जी है। ये जनता को बताना चाहें तो एसएमएस भेज सकते हैं, कोई अपनी एप्लीकेशन पे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजना चाहते तो कोई कंपलसरी नहीं है, ना भेजो आप कोई। मतलब कि जनता को यहां पे क्लैरिटी नहीं दी जाती है बहुत बार कि आपका इंटरनेट जो है सस्पेंड हो चुका है। मतलब कि 2017 के रूल्स में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करने की कोशिश तो करी गई है कि जो भी होम सेक्रेटरी डिसीजन निकालेंगे उसको हम रिव्यू कमेटी के पास भेजेंगे, और रिव्यू कमेटी को 5 दिन के अंदर अंदर निर्णय लेना होगा। लेकिन जनता को पता चलेगा भी या नहीं पता चलेगा, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी यहां पे नहीं है। ना तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को जनता को बताना है, और ना ही सरकार को जनता को बताना है कि आपका इंटरनेट बैन हो चुका है। अब ये इन दोनों की मर्जी की बताना चाहते हैं तो बता दो, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। ये 2017 के नियम है। लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ इंटरनेट को सस्पेंड करने के और भी कानून है। सबसे पहले अन अकेडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, लेकिन उस प्राइस हाइक से पहले आपको एक यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है 50% डिस्काउंट का। यदि आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट चाहते हैं, जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में 1 साल, 2 साल, 3 साल के बैचेस, तो आप अन अकेडमी में सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। इसके बाद प्राइस हाइक हो जाएगा और ये डिस्काउंट का लास्ट मौका है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में इतना ही नहीं, आपको नोट्स, 1-to-1 आंसर राइटिंग, मेंटरशिप, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सारे एजुकेटर्स की, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलने वाला है। साथ में अन अकेडमी का प्रॉमिस ऑफर तो चालू है ही। यदि आपका प्रीलिम्स 2024 क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा अन अकेडमी के खर्चे में मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए। ऑल्सो मेंस क्लियर होने पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पूरा फ्री में मिलेगा। साथ के साथ यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अन अकेडमी की साइड से आपको एक्सटेंशन मिलेगा अप टू 2 इयर्स का। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता, प्राइस हाइक होने वाला है और काफी ज्यादा हो सकता है, तो उससे पहले ही आप सब्सक्राइब करेंगे, राइट। तो हमने देख लिया 2017 के रूल्स इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर क्या है। यहां पे आपको एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि ये जो 2017 के रूल्स हैं, इसके अंदर कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि कितने समय तक के लिए मैक्सिमम इंटरनेट को सस्पेंड किया जा सकता है। 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, कोई अपर टाइम लिमिट नहीं है। अभी ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं कि जीएस पेपर 2 में अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इंटरनेट के बीच में, इंटरनेट बैन के बीच में एक आंसर लिखने के लिए आता है कि एक तरफ लोगों को अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए इंटरनेट चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है उनके फंडामेंटल राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है बाय बैनिंग द इंटरनेट, तो ये कितना वाजिब है। ऐसे में अगर आप इस पर्टिकुलर कानून को एनालाइज करते हो मेंस में, इंटरव्यू में या ऐसे एग्जामिनेशन में, तो ये वाले सारे पॉइंट्स आप लिखोगे कि देखिए इन रूल्स में एक तो ये नहीं दिया हुआ कि सरकार को या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को, जनता को बताना जरूरी है कि आपका इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा, यहां पे कोई भी अपर लिमिट मेंशन नहीं है कि कितने समय तक के लिए आपका जो इंटरनेट है वो सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये कई सारी ओपेक बातें हैं जहां पे ट्रांसपेरेंसी आ सकती है, और ऐसे में इन रूल्स को हमारे को अमेंड करना चाहिए, इनका संशोधन करना चाहिए, जिससे हमारा जो डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, जो ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पे चलता है, उसको हम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना सकें और लोगों की डेमोक्रेसी को अपहोल्ड कर सकें। तो ऐसे में इन रूल्स में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। या फिर इसको देखने का एक और नजरिया है कि हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, कई बार वो रिस्ट्रिक्शन जरूरत से ज्यादा हो जाती है, डिसप्रपोर्शनेट हो जाती है। मतलब कि
जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए हमारे मूल अधिकारों के ऊपर, वो प्रोपोर्शनैलिटी में लगाई जानी चाहिए, मतलब कि वाजिब तरीके से लगाई जानी चाहिए। लेकिन कई बार सरकार अपना अपर हैंड का इस्तेमाल करके ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इनको जरूरत से ज्यादा तरीके से लगा देता है। तो ऐसे में आपको ये भी समझना है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो एक मेथड है, कई बार ये अनरीजनेबल बन जाता है और डिसप्रपोर्शनेट रिस्ट्रिक्शंस लोगों के मूल अधिकारों के ऊपर लगा दी जाती है। ऐसे में हमारे यहां एक और कानून है इंटरनेट को सस्पेंड करने का, जिसको हम कहते हैं सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। कई बार क्या होता है कि हमारे यहां अचानक से दंगे हो गए, अचानक से कोई कम्युनल टेंशन, कास्ट बेस्ड टेंशन, लैंग्वेज बेस्ड टेंशन हो गई दो ग्रुप्स के बीच में। अभी हमारे पास होम मंत्रालय जाने का समय नहीं है, ना तो स्टेट के होम मंत्रालय ना ही केंद्र के होम मंत्रालय। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं उस एरिया में, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक इमरजेंसी देख रहे हैं, अगर उनको लगता है कि बहुत भयंकर दंगे होने वाले हैं एकदम और मेरे को यहाँ पे इंटरनेट तुरंत में सस्पेंड कर देना चाहिए और मेरे पास होम मिनिस्ट्री जाने का टाइम नहीं है, तो ऐसे में सीआरपीसी का सेक्शन 144 यूज करके इंटरनेट सस्पेंड किया जा सकता है। तो एक अगर हल्की सी कम इमरजेंसी है तो होम मिनिस्ट्री के पास चले जाओ फटाफट से, यूनियन होम सेक्रेटरी या स्टेट होम सेक्रेटरी ऑर्डर निकालेंगे, उसे रिव्यू बोर्ड से रिव्यू कराया जाएगा और इंटरनेट बैन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ही इंस्टेंट प्रॉब्लम है कि अभी रुका ही नहीं जा सकता, ऐसे केस में सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी यूज किया जाता है इंटरनेट के ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाने के लिए। राइट, ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है ये सिर्फ 3 लोग पास कर सकते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और अगर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी नहीं है तो उस केस में कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एज एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जिसको एम्पावर कर देगी वो व्यक्ति यहां पे इंटरनेट बैन लगा सकते हैं। ठीक है, किस ग्राउंड पे लगाते हैं? बेसिकली जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉनसेंस होने वाला है, न्यूसेंस होने वाला है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है और हमारे को लोगों को एक पर्टिकुलर एक्ट से रोकना चाहिए, हमारे को लोगों को एक पर्टिकुलर काम करने से रोकना चाहिए, हमारे को लोगों को एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोकना चाहिए, एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट से रोकना चाहिए। मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हमारे को ये काम इमीडिएट में रोकना चाहिए, उस स्थिति में नॉनसेंस को प्रिवेंट करने के लिए, खतरे को प्रिवेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 144 के अंदर इंटरनेट को उस डिस्ट्रिक्ट में सस्पेंड कर सकते हैं। अगेन आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसा हमने 2017 के रूल्स में देखा था कि वहां पे उसको गैजेट में पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है, सिमिलरली यहां पे अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई भी इंटरनेट बैन करने का ऑर्डर पास करते हैं, इधर भी गैजेट में पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है। मतलब कि दोनों ही कानूनों के अंदर थोड़ा ओपेक तरीके से इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है और जनता को पता ही नहीं चलता कि उनके एरिया का जो इंटरनेट है वो सस्पेंड हो चुका है। ऐसे में ये जो सेक्शन 144 है ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज होता है, लेकिन जब से 2017 के रूल्स आए टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर, ये सेक्शन 144 का इस्तेमाल हल्का सा कम हुआ है। अभी भी होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है। अदरवाइज मोस्टली जो है ये 2017 के जो टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट रूल्स हैं इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ एक और कानून है जिसको कहते हैं आईटी एक्ट 2000। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमारे को इंटरनेट के ऊपर रोक लगानी है, इंटरनेट बंद करना है, तो हमारे पास 2 कानून है, एक टेलीग्राफ एक्ट के अंदर टेम्परेरी सस्पेंशन रूल 2017 या फिर सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है। तीसरा कानून है आईटी एक्ट 2000, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कानून है ये इंटरनेट बैन करने के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए। देखिए फर्क है, इंटरनेट बैन हो गया तो आप कोई भी वेबसाइट नहीं खोल पाओगे, लेकिन यहां पे बात हो रही है वेबसाइट ब्लॉक करने की, कि आपके पास पूरा इंटरनेट अवेलेबल है, आप कुछ भी खोल सकते हो, लेकिन आईटी एक्ट 2000 के अंदर अगर सरकार कोई वेबसाइट ब्लॉक कर रही है तो फिर आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट को नहीं खोल सकते। सेक्शन 69A के अंदर हमारी केंद्र सरकार के पास पावर होती है किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक करने की अंडर आईटी एक्ट 2000। ये जो पर्टिकुलर पावर दी गई है ये किस ग्राउंड पे यूज हो सकती है? यदि हमारे भारत की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी दांव पर है, या फिर भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सेफ्टी डिफेंस के लिए, या फिर दूसरे देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखने के लिए हम किसी भी वेबसाइट को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए अभी तक हमने 3 कानून देखे, टेम्परेरी सस्पेंशन रूल 2017 इंटरनेट पूरा गया, सेक्शन 144 सीआरपीसी इंटरनेट पूरा गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट, एक वेबसाइट गई, इंटरनेट अभी भी चालू है, मतलब कि इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह आराम से करो, खाना खाया नहीं खाया सब पूछ लो आराम से, इसके अंदर हो सकता है, उन दोनों कानूनों के अंदर नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले अन अकेडमी में 50% डिस्काउंट का
जो है ऑफर चालू है, प्राइस हाइक होने वाला है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधु गुप्ता, और अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर भी चालू है। अब सवाल उठता है कि ये जो इंटरनेट शटडाउन की पूरी पॉलिसी है सरकार की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की, रोकने की, दंगा फसाद रोकने की, हारमनी मेंटेन करने की, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जब 552 डेज का इंटरनेट बैन लगा था, इंटरनेट शटडाउन लगा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी लैंडमार्क जजमेंट्स पास करी थी। उन सारी जजमेंट्स का सार जो है आपको इधर मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है, इसके कोई नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। हर लेक्चर के बाद में उसके हैंडआउट जो होते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। खुद से टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिए, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले, अगर आप अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट को शटडाउन करते हो तो ये गैर संवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, एंड इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अगर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए करोगे, अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते। जैसे कि जम्मू कश्मीर में 552 डेज, मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल तक के लिए जो इंटरनेट बंद था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिस्पॉन्स में बोला कि सर ये गलत बात है, इतना लंबा इंटरनेट बैन और आप बता भी नहीं रहे हो कि कब हटाओगे, कैसे हटाओगे, आप कुछ नहीं बता रहे हो, तो ये तो अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बैन हो गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये जो इंटरनेट शटडाउन होते हैं इनडेफिनाइट पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए, ये बेसिकली एक प्रकार से अब्यूज ऑफ पावर होते हैं। मतलब कि यहां पे सरकार अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया कि सरकार अगर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर किसी भी प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, तो ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनल। ये जो है प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब कि दे शुड नॉट बी डिसप्रोपोर्शनेट। ये जो है वाजिब होने चाहिए, ये जो है रीजनेबल होने चाहिए। मतलब कि यहां पे कहीं पे भी हमारे को सरकार का अब्यूज ऑफ पावर नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अगर आप इनडेफिनाइट पीरियड के लिए इंटरनेट बैन कर रहे हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अब्यूज ऑफ पावर माना जाएगा। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे टेम्परेरी सस्पेंशन रूल 2017 हो या सीआरपीसी 144 हो, दोनों के ही अंदर अगर इंटरनेट सस्पेंशन का कोई ऑर्डर निकाला जाता है तो उस पर हम जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं आर्टिकल 13 के अंदर। मतलब कि आर्टिकल 13 के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रयोग करके जुडिशरी जो है वो ये टेस्ट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर कानून जो है, ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है इंटरनेट बैन करने का, ये सही है या नहीं है। ऑल्सो सेक्शन 144 सीआरपीसी और 2017 के जो रूल्स हैं टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर, दोनों में ही मैंने आपको बताया कि सरकार के लिए और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि वो उस ऑर्डर को गैजेट में पब्लिश करें और पब्लिक को दिखाएं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह बात गलत है। इवन दो रूल्स के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगली बार जब भी इंटरनेट सस्पेंड किया जाए तो सरकार अगर ऐसा कोई भी नोटिस निकाल रही है तो उन्हें पब्लिक को यह बताना जरूरी है, जिससे कि अगर पब्लिक को कोई ग्रीवियंस है तो वो हमारे पास आ सके, आर्टिकल 13 के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगा सके और जुडिशियल रिव्यू लगा सके। मतलब कि पब्लिक को अंधेरे में रखना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है, ये सरकार का अब्यूज ऑफ पावर माना जा सकता है। तो अगली बार जब भी इंटरनेट बैन करने का, सस्पेंड करने का कोई भी ऑर्डर आएगा तो आप इसके बारे में पब्लिक को जरूर इत्तला करेंगे। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, इंटरनेट जो होता है वो हमारे 3-4 फंडामेंटल राइट्स का एनेबलर है। इंटरनेट जो है इट इज एन एनेबलर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि हमारे मूल अधिकारों को पूरा करने में आज की तारीख में इंटरनेट हमारी मदद करता है। मतलब कि इंटरनेट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अचीव करने का एक जरिया बन चुका है। अगर आप इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को अचीव करने का जो जरिया है आप उसे भी काट रहे हो, उसे भी तोड़ रहे हो। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता फंडामेंटल राइट से वंचित रहे, और ऐसे में ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे करे जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से जिनको फुलफिल किया जाता है, हम नहीं चाहते कि जनता उनसे वंचित रहे। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज की तारीख में जैसे अनअकैडमी और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि आप Amazon ले लीजिए, फ्लिपकार्ट ले लीजिए, मिंत्रा ले लीजिए, मीशू ले लीजिए, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर अलग अलग लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वहां से वो अपना ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस करते हैं, और उनके पास आर्टिकल 19 के अंदर अपना ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस करने की पूरी आजादी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। अगर आप इंटरनेट सस्पेंड कर रहे हो तो ऐसे में अनअकैडमी और ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग अपना सामान और सर्विसेज बेच रहे हैं, उनको रोजी रोटी कमाने में प्रॉब्लम होगी, और ये उनके फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस के खिलाफ जाएगा। मतलब कि इंटरनेट जो है वो एक तरीके से
हमारे फंडामेंटल राइट्स को रियलाइज करने में हमारी मदद करता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट बैन लगा दोगे तो इन लोगों का लाइवलीहुड जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा। सिमिलरली इंटरनेट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए काफी जरूरी है। अगर आप इंटरनेट बंद कर दोगे तो ये जो अलग अलग यूट्यूब वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, पॉडकास्ट, ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर, ई आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, ये सब दिखता है लोगों को, ओपिनियंस दिखते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये सब रुक जाएगा और ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन होगा। साथ के साथ आर्टिकल 21 हमारे को देता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कि आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, कुछ लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए डिग्निफाइड लाइफ के अंदर, लिबर्टी के अंदर ओटीटी पे कंटेंट देखते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब पे। या फिर कुछ लोग जो है टेलीमेडिसिन अचीव करते हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब ऑनलाइन डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लिया, वो भी राइट टू लाइफ के अंदर ही है। या फिर आर्टिकल 21 ए के अंदर हमारे को राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है, जहां पे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के चलते लोग अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। अगर आप इंटरनेट को इनडेफिनाइट पीरियड के लिए सस्पेंड कर दोगे तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ए के अंदर जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाएंगे और ऐसे में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। इसीलिए अगली बार अगर आप इंटरनेट के ऊपर रोक लगाते हो तो आपको वो वाजिब तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से, प्रोपोर्शनल तरीके से, डेफिनाइट पीरियड के लिए, निश्चित काल के लिए आपको इंटरनेट के ऊपर प्रतिबंध लगाना होगा। अनिश्चित काल के लिए आप इंटरनेट के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। और जब भी इंटरनेट का प्रतिबंध लगाओगे जनता को इंफॉर्म करोगे कि सर अभी इंटरनेट बंद होने वाला है और इतने दिन के लिए बंद होने वाला है। अगर हम पिछले कुछ समय में देखें कि भारत में जो इंटरनेट बैन हुआ वो किन कारणों से हुआ, तो भारत सरकार का डेटा हमारे को दिखाता है कि 50% ऑफ द टाइम्स हमारे यहाँ इंटरनेट बैन हुआ कम्युनल टेंशन के चलते। मतलब कि दो धार्मिक गुट आपस में लड़ रहे थे, उसके दंगों को रोकने के लिए सरकार को 50% ऑफ द टाइम्स कम्युनल टेंशन को रोकने के लिए इंटरनेट बंद करना पड़ा। कई बार कुछ राज्य की सरकारें जो होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे भी इंटरनेट को बंद कर देती हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान में एग्जाम कंडक्ट करवाना था, उन्होंने कहा बच्चे चीटिंग करते हैं व्हाट्सएप से, पूरे स्टेट का इंटरनेट बंद कर दो, पूरे जिले का इंटरनेट बंद कर दो। अब ये तो गलत है। मतलब कि इतनी छोटी सी बात है, राई का पहाड़ बना दिया, चीटिंग करने से रोकना था तो वहां पे दो इन्विजिलेटर फालतू खड़े कर दो। आपने पूरे राज्य का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपने इंटरनेट बंद कर दिया। अभी वहां पे फंडामेंटल राइट्स भी तो इंपैक्ट होंगे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड ऑफ बिजनेस, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिबर्टी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ये सब भी तो इंपैक्ट होगा। अभी चीटिंग को रोकने के लिए आप इतने सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर लोगे तो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं माना जाएगा, ये तो गलत बात है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंटरनेट बंद करने के हमारे यहां नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए, इंटरनेट बैन क्यों होना चाहिए ये मैं आपको बता चुका, पब्लिक ऑर्डर और ये इमरजेंसी सिचुएशन, डिफेंस, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद अदर स्टेट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए, इन सब कारणों से इंटरनेट बैन होना चाहिए, यही हमने शुरुआत करी थी। अभी ये जो इंटरनेट बैन का पूरा एक टूल सरकार आजकल इस्तेमाल कर रही है, इसमें गलत चीजें क्या हैं। एक तो देखिए ये छोटे छोटे रीजनों के लिए कि अभी बच्चे ने सेरेलैक नहीं खाया, वो बार बार यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, चलो इंटरनेट बंद कर दो, अभी सेरेलैक खा लेगा फिर खोल देंगे, ये कोई कारण थोड़ी ना होता है। या फिर जो है अभी किसी ने किसी को इंस्टाग्राम में रिप्लाई नहीं करा तो चलो अभी वो सैड हो रहा है, चलो इंटरनेट ही बंद कर दो, अब वो किसी को रिप्लाई नहीं करेगा। इन छोटी छोटी बातों के लिए इंटरनेट के ऊपर बैन थोड़ी ना लगाया जाता है। या फिर एक तो हो गया कि छोटे रीजंस के लिए बार बार बैन लगा दिया जाता है, गलत है। ऑल्सो जब ये बैन लगाया जाता है तो टेलीमेडिसिन, एजुकेशन, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई डिलीवरी, आजकल तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ ऑनलाइन बनता है, इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन फाइल होता है। तो ऐसे में ई डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी तो इंपैक्ट हो रहा है। या फिर आपको अगर अपना बिजली का बिल जमा कराना है, आज लास्ट डेट है, टेलीफोन का बिल जमा कराना है, लास्ट डेट है, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर बैन लगा दोगे तो फिर ये बिल कैसे जमा कराए जाएंगे। तो कहने का मतलब है लोगों को डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में भी प्रॉब्लम आने लगती है। ऑल्सो यहां पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, आपको याद होगा मैंने 2017 के रूल्स के अंदर आपको ये बताया सर कि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे तीन तीन लोगों की कमेटी बनाई जाती है। हाँ सर सही बात है, और उनके पास 5 दिन होते हैं ये रिव्यू करने के लिए कि इंटरनेट बैन ठीक तरीके से लगाया गया या नहीं लगाया गया। ये भी बात सही है, लेकिन वो जो मीटिंग बुलाई गई रिव्यू कमेटी की, वो क्या बात कर रहे हैं, उनके मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या है, उन्होंने क्या क्या सोचा, किन किन पहलुओं पे बात करी, वो पब्लिक को नहीं बताया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करता हूं, आरबीआई में क्या होता है, जब भी वो रेपो रेट को लेकर कोई डिसीजन लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब भी कोई डिसीजन लेती है, वो पब्लिक को बताती है कि शक्तिकांत दास ने ऐसा बोला, दूसरे डेप्यूटी गवर्नर ने ऐसा बोला, इकोनॉमिक एक्सपर्ट ने ऐसा बोला। ये चीजें पब्लिक को बताई जाती हैं ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए। लेकिन अभी ये जो रिव्यू कमेटी है
वो लोगों के इतने सारे फंडामेंटल राइट छीन रही है इंटरनेट बैन करके, और फिर भी लोगों को नहीं बताया जाता कि इस रिव्यू कमेटी ने क्या बात करी थी। तो लीगल तौर पे ये एक गलत बात है और हमारे को इन रूल्स का अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे कि रिव्यू कमेटी की जो बातें हैं वो पब्लिक की जाएं, जिससे कि जनता को समझ आए कि किन ग्राउंड्स पे हमारे फंडामेंटल राइट छीने गए थे और क्या वो एक्चुअल में प्रोपोर्शनेट हैं या नहीं है, बैलेंस्ड हैं या नहीं है, या फिर जुडिशरी को पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव कहीं फंडामेंटल राइट्स को जबरदस्ती गलत तरीके से वायलेट तो नहीं कर रहा है। ऐसे में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने के लिए इन मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिश करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अलग अलग ग्राउंड्स पे इंटरनेट बैन किया जा सकता है, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इमरजेंसी, ये सारे जो शब्द हैं ये किसी भी रूल में, कानून में, सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है। मतलब कि ये सरकार की डिस्क्रिशन के ऊपर है, सरकार की मन मर्जी के ऊपर है, सरकार के विवेक के ऊपर है कि वो कब पब्लिक इमरजेंसी को खतरा मानते हैं और कब नहीं मानते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको केस बताया कि वेस्ट बंगाल राजस्थान में कोई एग्जाम होना था, उन्होंने चीटिंग रोकने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया, मतलब कि ये कोई पब्लिक इमरजेंसी का ग्राउंड थोड़ी ना हुआ। तो ऐसे में सरकार जो है अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके कई बार गलत तरीके से इंटरनेट को शट डाउन कर देती है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सर ये सब तो ठीक है, आप ये बताओ कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, कि अगर हम एसए और मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहले याद रखना, ये पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में और प्रिंटर फ्रेंडली फॉर्मेट में, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग जो है कम आए। इस तरीके से मैंने वो पीडीएफ बना के वहां पर डाला है, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, आपको लग रहा है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक इमरजेंसी इंपैक्ट हो सकती है, तो सर ऐसे में आप पूरा इंटरनेट मत बैन करो ना। जो वेबसाइट पे सब गलत काम हो रहा है, आप सिर्फ वो वेबसाइट ब्लॉक कर दो। मतलब कि कुछ लोगों ने सरकार को यह सुझाव दिया कि पूरा इंटरनेट बैन करने से अच्छा है आप सिर्फ स्पेसिफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो जहां पे आपको लगता है कि गलत काम हो सकता है। जैसे टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बना हुआ है आतंकवादियों का, आपको लग रहा है सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है, तो टेलीग्राम का वो वाला पर्टिकुलर सेक्शन ब्लॉक कर दो। आपको लग रहा है फेसबुक पे कोई ग्रुप बना हुआ है, आप फेसबुक ब्लॉक कर दो थोड़ी देर के लिए। मतलब कि आप स्पेसिफिक सर्टेन वेबसाइट ब्लॉक कर दो, आप पूरा इंटरनेट मत ब्लॉक करो, क्योंकि उससे लोगों का ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन और जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है वो इंपैक्ट होता है। अगली बार जब भी सरकार ऐसा इंटरनेट के ऊपर बैन लगाए तो उनको फोकस करना चाहिए हेल्थ केयर और एजुकेशन के ऊपर, कि हेल्थ केयर और एजुकेशन की कोई भी वेबसाइट जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है कि ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे कि एयरटेल हो गया और जियो हो गया, इन्होंने अगर इंटरनेट ब्लॉक कर भी दिया तो कई लोग बड़े होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके, वीपीएन का इस्तेमाल करके अलग अलग वेबसाइट्स खोलने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इंटरनेट बैन तो लग गया, लेकिन वीपीएन का मतलब क्या होता है कि आप एनोनिमसली कोई भी वेबसाइट कहीं भी बैठे खोल सकते हो। वीपीएन उसे कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, जो टेक्निकली एडवांस लोग होते हैं, ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपनी कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। तो आप ये समझिए कि ये आतंकवादी तो आजकल बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं, ये जितने भी ये लोग देश में इंस्टेबिलिटी फैला रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा आधुनिक हो गए हैं। तो ऐसे में अगर आप इंटरनेट ब्लॉक कर भी रहे हो, लेकिन वो आतंकवादी और वो जो एंटी स्टेट एलिमेंट है वो तो वीपीएन यूज करके कोई भी वेबसाइट खोल लेगा। तो अल्टीमेटली इंटरनेट बैन की प्रॉब्लम हुई किसे, जनता को ही। जो आतंकवादी था उसने तो अपना वीपीएन यूज करके इंटरनेट खोल लिया। तो ऐसे में आपको वीपीएन के ऊपर भी कुछ काम करना होगा, आपको इस तरीके से इंटरनेट बैन करना होगा कि वीपीएन के ऊपर भी रोक लगाई जा सके। इतने टेक्निकली एडवांस लेवल पे आपको इंटरनेट के ऊपर बैन लगाना होगा। ऐसे में अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो यहां पे पहला पीवाईक्यू है, ships don't sink because of water around them, ships sink because water that gets into them। ऐसे का सवाल है, ये 2020 में बना था। अगर हम इसको अपने इंटरनेट बैन वाले मुद्दे से लिंक करें कि देखिए लोकतंत्र में वाजिब प्रतिबंध जरूरी है, समझिए। शिप क्या हो गया, शिप हो गया डेमोक्रेसी सपोज करो, और वाटर अराउंड देम क्या हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। गेटिंग इट, ये हो गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब समझो क्वेश्चन क्या बना हमारे लिए, कि डेमोक्रेसी इंपैक्ट तब नहीं होती जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, डेमोक्रेसी इंपैक्ट तब होती है जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंदर चले आते हैं जरूरत से ज्यादा। मतलब कि यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि इंटरनेट बैन और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उससे लिंक किया जा सकता है कि अगर जरूरत से ज्यादा आपने डिसप्रपोर्शनेट तरीके से इंटरनेट बैन लगाया तो वो हमारी डेमोक्रेसी को इंपैक्ट करेगा। शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, बट यहां पे पानी जो है वो जहाज के अंदर चला जाएगा और ऐसे में जहाज डूब सकता है, मतलब कि डेमोक्रेसी इंपैक्ट हो सकती है। तो ये जो पूरा का पूरा हमने लेक्चर देखा उसको इस वाले क्वेश्चन से ऐसे लिंक करना है। अगला क्वेश्चन, बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरली बेस्ट फॉर द सोसाइटी। मतलब कि यहां पे हम ये बोल सकते हैं
कि हो सकता है कि इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, एक इंडिविजुअल का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी, लिबर्टी इंटरनेट के ऊपर निर्भर हो, लेकिन सरकार ने अगर पूरे समाज के लिए इंटरनेट बैन लगाया है तो वो समाज की जो प्राथमिकताएं वो ज्यादा जरूरी हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। मतलब कि यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है कि हो सकता है कि एक इंडिविजुअल को पढ़ाई करनी हो और उसके लिए इंटरनेट बहुत जरूरी हो, लेकिन उस समय पे पूरे समाज के लिए इंटरनेट जरूरी ना हो, तो ऐसे में आप पूरे समाज का बेनिफिट देखते हुए इंटरनेट के ऊपर बैन लगा सकते हो रीजनेबल तरीके से। मतलब कि इस वाली स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके आप जो है इंटरनेट बैन को थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ, आप वाजिब तरीके से, रीजनेबल तरीके से इंटरनेट के ऊपर बैन यहां पे लगा सकते हो। मेंस 2014 का एक सवाल निकलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे वही सब हम लिख देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मीडिया और ये सब कवर्ड है। यहाँ पे भी लिखेंगे कि इंटरनेट इज एन एनेबलर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो। हेट स्पीच जो है आपको पता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे अब हेट स्पीच पूछा तो वो इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में ये जो सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाती है, या फिर सरकार अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो उसको आप अपने इंटरनेट बैन वाले मसले से लिंक कर सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए या फिर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट बैन लगाया जा सकता है। तो यहां पे जो फ्रेज है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको आप राइट टू इंटरनेट से लिंक कर सकते हैं। मेन 2014 में एक और सवाल आया था बेसिक स्ट्रक्चर को लेके कि जुडिशरी ने यहाँ पे एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करा है भारतीय डेमोक्रेसी में बेसिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। आप बताइए कि जुडिशियल एक्टिविज्म यहाँ पे कैसे दिखता है। तो अभी यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म का आप क्या एग्जांपल दोगे कि अगर सरकार ने कोई इंटरनेट ऑर्डर पास कर दिया बैन करने का, चाहे 2017 के रूल्स के अंदर या सीआरपीसी 144 के अंदर, तो ऐसे में जुडिशरी हमेशा कॉन्स्टेंटली ये देखता है कि बेसिक स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए, डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलते रहने चाहिए। अगर आपका इंटरनेट ऑर्डर इनडेफिनेट समय के लिए इंटरनेट को बैन करता है, सस्पेंड करता है, या फिर बिना किसी वैलिड रीजन के इंटरनेट को बैन करता है, सस्पेंड करता है, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड कर सकता है जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर। तो ये वाले क्वेश्चन में भी अपना इंटरनेट बैन वाला एनालिसिस लगेगा। अनअकैडमी में 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, प्राइस हाइक बहुत जल्द होने वाला है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, साथ में अपना एनुअल प्राइस हाइक तो आने ही वाला है। ऑल्सो नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, आरंभ बैच और प्रतिज्ञा बैच, साथ में 0% ईएमआई पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। ऑप्शनल के बैचेस भी अब अवेलेबल हैं। ऑफलाइन के लिए सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधु गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।